नमस्कार, मैं बालको मेडिकल सेंटर की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड की दूसरी वेव आ चुकी है। इसके बारे में अधिक बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नीलेश जैन, कंसल्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जो हमें बताएंगे इस कोविड की सेकेंड वेव के बारे में। तो हमारा जो पहला सवाल है कि ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड क्या है और ये क्यों फैल रहा है? नमस्कार। सेकेंड वेव ऑफ कोविड का अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये फैल रहा है। अभी पूरा देश में यदि हम नंबर ऑफ केसेस देखें तो लगभग 1 लाख से कहीं ज़्यादा ऊपर हो गए हैं जो पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। और इसका एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है और उसी का कारण है जो बाजार में, मॉल्स में, कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जिनने मास्क नहीं पहन रखा है, जिनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, वही कारण है कि आज जो हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस कोविड के आ रहे हैं। एक चीज़। दूसरा, इस बार जो हम देख रहे हैं कि ये जो केसेस हैं, पहले जो हमने जो लास्ट ईयर हम लोग देखे थे उसमें बच्चों को इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। इस बार हम देख रहे हैं बच्चे भी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम गया नहीं है। अभी हम सब लोगों को मिलकर ये सोचना है कि इसको हम हरा सकते हैं, डेफिनेटली हरा सकते हैं। बस लेकिन हमें प्रण करना होगा कि हम जो भी इसको भगाने के लिए, इसको दूर करने के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो सरकार ने भी तय कर रखे हैं, हमें उन सबका पालन करना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो दूसरी सावधानियां हैं कोविड को लेके, वो सारी चीज़ों का पालन करते हुए हम इस बीमारी से डेफिनेटली आगे निकल पाएंगे। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आप सब इन सब जो भी नॉर्म्स बनाए हैं कोविड के प्रिवेंशन को लेके, वो सारे फॉलो करिए। तभी हम इस कोविड बीमारी से लड़के आगे निकल पाएंगे, इससे जीत पाएंगे। सर, हमने सुना है कि ये कोविड की एक नई स्ट्रेन आई है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखो, कोविड के हम देख रहे हैं विश्व में कम से कम 30 और 40 स्ट्रेन अभी तक खोजे जा चुके हैं, क्योंकि अब जीनोटाइपिंग हम करने लग गए हैं। उसका जो जीनोम है उसको पूरा स्टडी कर लिया गया है और हम जहां भी कोई अलग टाइप के साइंस सिम्टम्स वाले केसेस देखते हैं, वहां उनका जब हम जीनोम स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया म्यूटेंट फॉर्म है, कुछ नया म्यूटेशन है। तो मेरी जनरल पब्लिक के लिए यही बोलना है कि हमें जो भी म्यूटेंट हैं, ये सब साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे लैब्स हैं, वो इनका टेक केयर करेंगे। आप लोगों को समझना सिर्फ इतना है कि कोविड को दूर रखने का एकमात्र उपाय है जो हम नॉर्म्स फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा दूरी बनाए रखने का और जितना ज्यादा हो सके बाहर ना निकलने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्ट्रेन होगा लगभग सबके ही ट्रीटमेंट और जो भी मैनेजमेंट है वो मोर और लेस सेम है। तो हमें उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे नए म्यूटेंट फॉर्म्स अभी तक खोजे जा चुके हैं कोविड को लेकर। सर, यदि हमारे घरों में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे मेरे पास दिन भर में लगभग काफ़ी कॉल्स ऐसे आते हैं कि सर कोविड पॉजिटिव हमारे किसी के पेरेंट्स हो गए हैं या किसी के बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो इन सब में हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें घबराना नहीं है, हमें किसी टाइप का कोई भय नहीं पालना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे ही हमें लग रहा है, जो कि बताया है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, इस टाइप के कोई भी लक्षण आते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले जांच कराएं। जांच कराने से कभी भी कोई हेजिटेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक बार जांच करा लेते हैं तो हम अपने आप को और दूसरे लोगों को भी कोविड इन्फेक्शन फैलने से बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जांच कराएं। दूसरा है, कुछ एक मेडिसिन मैं सलाह देता हूँ, जितने भी फोन कॉल्स आते हैं, कि कुछ मेडिसिन हैं जो बेसिक मेडिसिन हैं वो हमें रखना चाहिए घरों में। उसमें आता है आपका पैरासीटामोल, लिवोसेट्रिजीन है, कुछ कफ सिरप्स होते हैं, और साथ में जो कैल्शियम और जिंक की जो टैबलेट्स होती हैं, जो नॉर्मली भी हम कई बार न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए खाते हैं। तो मैं इन सब टैबलेट्स को एटलीस्ट
कुछ अमाउंट ऑफ टैबलेट्स घरों में रहना चाहिए। जैसे ही हमें फीवर आता है या कुछ उस टाइप का सिम्टम्स आता है तो एटलीस्ट हम लीवोसेट्रिजिन और पैरासीटामोल तो ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, ये सेफ मेडिसिन हैं। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम कोविड का टेस्ट कराएं। जब तक कोविड का रिजल्ट आ नहीं जाता है हम अपने आप को आइसोलेट रखें, घर के दूसरे सदस्यों से मेल जोल कम कर दें, और जो भी हमें करना है वो हम फोन से या दूसरे माध्यम से टेली कंसल्टेशन के थ्रू करें। लेकिन हाँ, जब सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं तब डेफिनेटली हमें इसको एक जो फिजिशियन है उनसे डिस्कस करके और उनके जो भी एडवाइस रहती है वो फॉलो करना है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमें घरों में इन सब मेडिसिन के अलावा पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर, ये 2 चीजें रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें सैचुरेशन, जैसे जब चेस्ट का और लंग का इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कई बार सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सैचुरेशन फॉल होने लगता है। तो एक कट ऑफ है जिसको हम बोलते हैं 94% सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड के अंदर होना चाहिए वो 94% होना चाहिए। यदि इससे कम जा रहा है आपके पल्स ऑक्सीमीटर में तो डेफिनेटली ये कंसर्न है। ये फिर हमें आगे फिजिशियन से सलाह लेके और डॉक्टर से कंसल्ट करके, और यदि जरूरत पड़ती है तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। डॉक्टर, हमारे समाज में अभी भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीन को लेके लोगों में जो स्टार्टिंग में बना हुआ था, एक डर था, एक भय था कि पता नहीं ये कितनी एफिकेसी है, कितनी इफेक्टिव है, इसको लगाने से कहीं कुछ हमें तो कोविड नहीं हो जाएगा। तो एटलीस्ट पहले से तो डेफिनेटली कम हुआ है, बट अभी भी लोग जो डर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है। हम सब फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने इस वैक्सीन को एक नहीं 2 डोज लिए हैं और आज लिए हुए भी कम से कम 5 से 6 हफ्ते हो चुके हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। किसी को इसके माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस कई बार होती हैं, कई बार फीवर आता है, रेडनेस आती है इंजेक्शन साइट पे, या पेन होता है कई बार, बट वो टेम्परेरी है, मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए होता है और उसके बाद इससे रिलेटेड कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं। ओवरऑल भी यदि हम देखें तो जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ साइड इफेक्ट्स है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन जो बहुत कम है, इवन लेस देन 1% लोगों को ही ये वाले सिम्टम्स आए हैं जिनके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट की देने की जरूरत पड़ी है। तो मैं बिल्कुल इसको लेके लोगों को बोलना चाहूंगा, अवेयर करना चाहूंगा कि आप काइंडली जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि आप अभी जैसे 45 से ऊपर वालों के लिए जो वैक्सीनेशन का जो ये पूरा चल रहा है तो वो वैक्सीन जरूर लें और इससे कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है वो एक्टिव होता है, उसकी वजह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है जो कि कोविड के अगेंस्ट में काम करती है। तो यदि आपको वो इम्यूनिटी डेवलप करना है तो वैक्सीनेशन ही उसका एकमात्र उपाय है। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें दूसरा एक और पहलू है वैक्सीनेशन को लेके कि लोग यदि वैक्सीनेटेड हो गए हैं, 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले लिए हैं, तो उनको लगता है कि अब वो स्वस्थ है, उनको कोविड हो नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोविड हो सकता है, बट जो सीवियरिटी ऑफ कोविड है वो उतनी ज्यादा शायद नहीं होगी क्योंकि आपने वैक्सीन ले ली है, तो वो आपके अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गई है और एंटीबॉडी एक बार बन जाती है तो जब भी वो वायरस आएगा उस वायरस को वो एंटीबॉडी अटैक और काउंटर अटैक करती है। इस वजह से आपको जो सीवियरिटी ऑफ डिसीज है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होती है। तो आपको जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो फॉर्मूला जो चल रहा है शुरू से वो तो फॉलो करना ही है। आपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लिया। सर, कोविड प्लाज्मा थेरेपी क्या है और उसका सदुपयोग कैसे किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अभी भी कोविड प्लाज्मा थेरेपी के बारे में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से यहाँ इसको क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर कोविड के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी काम करती है वो बन चुकी है, उनका हम प्लाज्मा लेके, और जो ऐसे पेशेंट्स जो अभी मॉडरेटली सिम्टोमेटिक हम लोग बोलते हैं, मॉडरेटली सिम्टोमेटिक वो पेशेंट होते हैं जिनको ऑक्सीजन लगना शुरू हो जाती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किन लोगों से प्लाज्मा को लेना है और किन पेशेंट्स को इस प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करना है। इस पूरे जो ये मैकेनिज्म है इसको ही हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो इसमें डोनर सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके इसका हम इफेक्टिवली इसका यूज देख पाते हैं। तो इसमें ऐसे डोनर जो कोविड हुआ था जिनको पहले और वो ठीक हो गए हैं, वो स्वस्थ हैं और उनके अंदर एंटीबॉडी की जांच करना बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी प्लाज्मा लेके और पेशेंट को चढ़ा दें तो वो एक खाना पूर्ति जैसा हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है आप तो प्लाज्मा ले लो और इसको चढ़ा दो तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा उन्हीं का लेना है जिनके अंदर एंटीबॉडी बन गई है। एंटीबॉडी बन गई है कि नहीं इसके लिए जांच होती है, जिसको हम एंटीबॉडी टाइटर बोलते हैं। तो वो टाइटर एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी को शो करता है और वो पाया जाना चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल होते हो प्लाज्मा डोनेशन के लिए। आपका प्लाज्मा एक प्रोसीजर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा एफेरेसिस। प्लाज्मा एफेरेसिस के थ्रू उस प्लाज्मा को लिया जाता है, जो कि बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें कहीं कोई बहुत घबराने की या बहुत वैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं होती है। तो इसमें से इसके थ्रू हम आपसे प्लाज्मा लेते हैं और उस प्लाज्मा को कलेक्ट करके एक बैग में रखते हैं और वो बैग को फिर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनको ऑक्सीजन लगना अभी शुरू हुआ है, या मैक्सिमम उनको अभी NIV जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है वहां तक वो पहुंचे हैं। एक बार वेंटिलेटेड पेशेंट जब हो जाते हैं, उनको मैकेनिकल वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है, तब शायद इसकी एफिकेसी कितनी है किसी को नहीं पता, शायद बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरा डोनर से और साथ में जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो ICU में पेशेंट्स हैं, वहां पे उन लोगों से बोलना है कि ऐसे पेशेंट्स को ही प्लाज्मा थेरेपी दें जिनका सिस्टम अभी काम कर रहा है, जिनको ऑक्सीजन लगना शुरू हुआ है और शायद वो ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। बट हाँ, जो वेंटिलेटेड हो गए हैं या सभी पेशेंट्स को आप प्लाज्मा दे रहे हैं तो ऐसा इस टाइप का इंडिकेशन प्लाज्मा थेरेपी का नहीं है। सर, प्लाज्मा डोनर को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो प्लाज्मा डोनर कौन हो सकता है। हमने जैसे अभी बताया कि वो जिसके अंदर एंटीबॉडी बन गई हो, जो प्लाज्मा जो पहले कोविड था अभी ठीक हो गया, हेल्दी है और वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है जो कि एक डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए चाहिए रहते हैं। अभी एक बार डोनेशन करने के बाद चूंकि ये एफेरेसिस बेस्ड प्रोसीजर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही लिया जाता है। इसमें आपका जो रेड सेल्स है, WBC है, प्लेटलेट है, वो नहीं लिया जाता, वो आपका वापस आपका सर्कुलेशन में ही रहता है। और ये 100% स्टेराइल प्रोसीजर है, इसमें कहीं कोई ओपन नहीं होता, ये कंप्लीटली क्लोज्ड एंड स्टेराइल एंड सेफ प्रोसीजर है। तो इसके बाद जो हम लोग सलाह देते हैं कि कम से कम डोनर को 4 घंटे तक स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्राइविंग ये अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि कई बार किसी को ये हाइपोटेंशन या उस टाइप का जो हम लोग वैसोवेगल सिंकोप बोलते हैं वो होने के चांसेस होते हैं, बट ये बहुत कम परसेंटेज ऑफ डोनर्स में देखा गया है। इसलिए बहुत घबराने की या किसी टाइप की कोई चिंता करने की बात नहीं है। बट हाँ, 4 घंटे तक आपको स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए। एल्कोहल उस दिन नहीं लेना है आपको कम से कम, और बाकी तो आप अपना नॉर्मल जो आप रूटीन है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्या महिलाएं भी प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं डेफिनेटली प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं। प्लाज्मा क्या, सारे ही ब्लड प्रोडक्ट्स को वो डोनेट कर सकती हैं। बट प्लाज्मा में ऐसी महिलाओं को लेके हम थोड़ा सा कंसर्न हमारा रहता है जो जिनके बच्चे हैं। खासकर जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा उन महिलाओं का हम नहीं लेते हैं या नहीं लेना चाहिए जिनके बच्चे हैं। हम केवल उन महिलाओं को प्लाज्मा डोनेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं जो या तो अनमैरिड है या फिर जो 18 साल से ओबियसली ऊपर है बट अनमैरिड है, या फिर जो नल्ली पेरस हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे ही जो फीमेल्स या महिलाएं होती हैं उनका प्लाज्मा ही इफेक्टिव होता है। आपके जो भी पेशेंट्स को वो दिया जाता है। कारण सिंपल है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम जिनके बच्चे हैं उनका क्यों नहीं ले सकते, उसमें ऐसा क्या खराबी है। तो खराबी कुछ नहीं आती है, उनका रेड सेल्स यूज हो सकता है, उनका दूसरा प्रोडक्ट यूज हो सकता है। बट प्लाज्मा में होता क्या है कि इन महिलाओं में जिनके बच्चे हैं उनके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं उनके प्लाज्मा के अंदर, जो एंटीबॉडी शायद ये 100% केसेस में नहीं बट शायद लगभग ऐसा देखा गया है कि 20% केसेस ऑफ रेसिपिएंट जो प्लाज्मा के होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें चेस्ट का डिस्कम्फर्ट और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं यदि आप जिनके बच्चे हैं उन महिलाओं से प्लाज्मा लेके ऐसे पेशेंट्स को देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं और जो भी लोग इसके में लगे हुए हैं उनकी मैं सराहना करता हूं कि वो लोग इतना सब डोनर को इकट्ठा कर पा रहे हैं और डोनर को भेज के प्लाज्मा डोनेशन उनको इनकरेज करके, मोटिवेट करके और डोनेशन करवा रहे हैं। बट साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हर किसी का प्लाज्मा डोनेशन सिर्फ ये नहीं देखना है कि एक कोई केस है या हमें जस्ट प्लाज्मा देना है, हमने दे दिया, ऐसा नहीं है। हमें प्लाज्मा ऐसा देना है जो इफेक्टिव हो,
जिसकी एफिकेसी हो, जो वास्तव में पेशेंट में काम करे। हमें ऐसी महिलाएं, हमें किसी भी महिला से प्लाज्मा नहीं लेना है, सिर्फ ऐसी महिलाओं को सिलेक्ट करना है जो, जैसे मैंने बताया, अनमैरिड हो, 18 साल से ऊपर हो, और जो मैरिड हो तो नन्ली पेरेंट्स हो, इनके बच्चे ना हो, उनका ही प्लाज्मा यूज करना है। और बाकी क्राइटेरिया वही है जो नॉर्मल ब्लड डोनेशन में होते हैं। तो यदि हम इन सारी चीजों का पालन करते हैं तो हम डेफिनेटली इस कोविड जैसी महामारी से लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। और मेरी आप सब लोगों को यही मैसेज है कि हमें कहीं भी घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो डेफिनेटली इस कोविड से जीत पाएंगे। और यही मेरा आपके लिए आज का मैसेज है। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर।